हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भूमिति में पार्ट 4 शुरू करेंगे। पार्ट 4 हमारा आधारित है त्रिभुज की रचनाओं पर। त्रिभुज की रचनाएं, यह टॉपिक आपके लिए पुराना नहीं है। आप पहले से ही करते आ रहे हो। जब रचना का पाठ पढ़े हो उसमें त्रिभुज की रचनाएं आप लोगों ने सीखा ही है। तो थोड़ा याद करें में हम देखते हैं कि किस प्रकार के हमने त्रिभुज की रचनाएं सीखी हैं। तो ये थोड़ा याद करेगा, टॉपिक यहाँ दिया गया है। सबसे पहले आप लोगों को पाठ का नाम लिख लेना है। त्रिभुज की रचनाएं, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल अंग्रेजी में कहते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा याद करेगा, टॉपिक डालना है। तो उसमें हम निम्न त्रिभुज की रचनाएं सीख चुके हैं किस प्रकार की। तो ये हेडिंग है, इसमें आप लोगों को एक एक रचना छोटा बना के दिखाना है। वो मैं यहाँ सिर्फ रफ डायग्राम बनाऊंगी, आप लोगों को फेयर बनाना है। माप अपने सुविधा अनुसार ले सकते हो और ये आप 7वीं 8वीं कक्षाओं में पढ़ चुके हो। तो इसलिए मैं सिर्फ थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसे बनाना है। सभी भुजाओं की लंबाई दी गई हो तो त्रिभुज की रचना करना, ये हमारा मेन हेडिंग तुम्हें डालना है। थोड़ा याद करें, ये वाक्य लिख के पहला हेडिंग डालना है। और उसमें बोला है कि ये जैसे कि एक रफ डायग्राम मैंने बना दिया, त्रिभुज ABC नाम ले लिया, तो उसके अंदर त्रिभुज के सभी माप दिए गए हैं। किसके? भुजाओं के। मतलब अलग अलग माप को लेकर त्रिभुज बनते हैं। तो त्रिभुज बनाने के लिए हमें 3 माप की तो जरूरत होती ही है। तो 3 माप यहाँ कौन सा हेडिंग में दिया गया है कि अगर तुम्हें 3 भुजा दिया हो तो फिर क्या त्रिभुज बना सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप यही माप लो, अपने अनुसार सुविधा अनुसार माप ले सकते हो। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए दी हूँ। तो ये मेरा पहला हो गया। दूसरा पूछा है कि आधार तथा आधार को समाविष्ट करने वाले 2 कोण दिए हो तो त्रिभुज की रचना करना। ये हेडिंग लिखना है, ऐसा कोई रचना बनाना है। तो दूसरा हेडिंग लिखना है। दूसरा हेडिंग के लिए बोला है कि तुम्हें किसी त्रिभुज का, जैसे ये त्रिभुज है, उसका नाम भी तुमने अपने से ही रख लिया और उसको आधार दिया है 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे कोण दे दिया है, आधार को समाविष्ट करने वाले कोण दे दिए हैं। इसके आधार पर तुम्हें त्रिभुज बनाना है। तो ये जो दूसरा प्रकार के ये डायग्राम आएगा। तीसरा है 2 भुजाएं तथा उनमें समाविष्ट कोण दिए हो तो त्रिभुज की रचना करना। तो तीसरा हमारा है 2 भुजाएं और उसमें समाविष्ट कोण। इस तरह से ये दिया गया है, तो ऐसा माप हो सकता है। और चौथा है कर्ण तथा एक भुजा दी हो तो समकोण त्रिभुज की रचना करना। तो कर्ण का मान दिया है, भुजा का मान दिया है। तो यहाँ ऐसे लग रहा है कि 2 ही माप दिया है, लेकिन त्रिभुज कैसा है? समकोण, अर्थात उसका एक कोण 90 अंश होगा। इसका मतलब यहाँ 3 माप हमें दिया गया है। जैसे कि ये त्रिभुज बना हुआ है हमारा, तो हमें अगर मान लिया कि हमने यहाँ 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर का ले लिया है, उसके 90 अंश का ये किरण बना रहे हैं, तो यहाँ से हम चाप भी लगाएंगे इस तरह से, तब जाके वो चाप कटेगा। तो ये इस तरह का माप होगा। चौथा प्रकार जो होगा ना हमारा, आधार, आधार पर 90 अंश का कोण और कर्ण की तरफ से, क्योंकि देखो क्वेश्चन देख लो, कर्ण और एक भुजा, कर्ण और एक भुजा दिया गया। तो इस तरह से मैंने चारों हेडिंग के लिए 4 रफ डायग्राम दे दिए हैं। ये माप अपने सुविधा अनुसार आप बदल के बना सकते हो, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए ली हूँ। तो ऐसे करके तुम्हें एक एक हेडिंग डालना है और एक एक डायग्राम बनाना है। तो यहाँ तुमने ध्यान दिया कि ये हम क्यों टॉपिक ले रहे हैं, क्योंकि ये पाठ को दर्शा रहा है कि किसी भी त्रिभुज की रचना बनाना है तो हमें 3 माप दिए होने चाहिए। हर जगह तुमने देखा 3 माप दिया गया है। तो जो हमारा मेन हेडिंग आओ जाने वाला है उसमें त्रिभुज की रचना में भी हेडिंग आ रहे हैं। 3 हेडिंग है, 3 प्रकार की हमें रचना करनी है। तो उसमें क्या हेडिंग दिया है वो हम समझते हैं कि हमें उस त्रिभुज में आधार दिया होगा, आधार से संलग्न एक कोण दिया होगा और शेष 2 भुजाओं की लंबाइयों का योगफल दिया होगा। मतलब अगर ये जो नई रचना है, हम अपनी रचना नंबर 1 देखें तो हमें आधार दिया है, आधार मान लिया कुछ भी 10 सेंटीमीटर है। फिर आधार से सटा हुआ कोई संलग्न कोण दिया है, 50 अंश दे दिया है। और फिर उसके बाद हमें क्या दिया है कि अन्य 2 भुजाओं की लंबाइयों का योगफल।
तो अन्य दो भुजाओं की लंबाई मतलब एक भुजा यहाँ हम नाम ले लिए, तो बचा हुआ ये जैसे ये नाम है, ये आधार हो गया और ये दो भुजा का योगफल दे दिया है। तो दो भुजा का योगफल जो होता है वो हमारे स्केल पर नहीं आता है, स्केल एक रेखी होती है। और यहाँ जो दो भुजा दे रहे हैं हम देख रहे थे अरेखी आ रही है, किस तरफ जा रही है, किस तरफ आ रहा है। तो ये जो रचना है ना इस सब रचनाओं से अलग है। तो ये ऐसा अगर माप दिया होगा तो हम कैसे बनाएंगे, हमारे स्केल से बनना तो मुश्किल है। तो उसके लिए थोड़ा हमें कुछ हल करके चाप लगाना होगा, तब ये आएगा। उसमें हमें कुछ गुणधर्मों का उपयोग करना होगा। तो नेक्स्ट रचना नंबर 2 भी उसी प्रकार से है। आधार का एक कोण दिया है और दो भुजाओं की लंबाइयों का अंतर दिया है। लंबाइयों का अंतर फिर अरेखीय हो गया, स्केल पर नहीं आएगा। तो मतलब ये इस प्रकार की रचना की तरह नहीं है कि हम आसानी से बना लें। और तीसरा जो प्रकार है त्रिभुज की परिमिति तथा आधार के कोण दिए हैं। मतलब आधार पर, आधार जैसे यहाँ पर है ये आधार, तो आधार के कोण दे दिए और आधार है ही नहीं। और क्या दिया, ये भुजा और ये भुजा के तीनों भुजा का योगफल दे दिया। तो तीनों भुजा का योगफल और एक ही हो गए, फिर स्केल पर नहीं आएंगे। तो जब आधार ही नहीं दिया तो हम त्रिभुज की रचना कैसे बनाए। तो उसके लिए हमें पहले कुछ हल करके रफ में एक रफ डायग्राम अलग से तैयार करके फिर हम इस प्रकार की रचना बना सकते हैं। तो इसलिए बोलने के लिए हमारे ये तीनों हेडिंग ऐसे लग रहे हैं कि त्रिभुज की रचना बनाना है, लेकिन ये तीनों हेडिंग इन चारों हेडिंग से एकदम अलग है और आसान नहीं है। कि जैसे मैंने ये चार तुम्हें बनाने के लिए दे दिया क्योंकि तुम पहले सीखे हुए, लेकिन ये तीनों एकदम नए हैं आप लोगों के लिए। तो ये पूरा पाठ नया है, समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं ये पूरा ब्यौरा आप लोगों को बताई कि इतना आसान नहीं है कि पहले की तरह ये त्रिभुज की रचना होगी, ये एकदम अलग है। तो हम चलो पहला हेडिंग हम देखते हैं। ये मैं मिटा देती हूँ, आप लोगों ने समझ लिया होगा और एक एक हेडिंग के नीचे थोड़ा याद करोगा, चारों डायग्राम बनाओगे। पहला हेडिंग हम लेते हैं रचना नंबर 1, ऐसे त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार अन्य दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तथा आधार का एक कोण दिया हो। मतलब हमें त्रिभुज में क्या दिया है, आधार दिया है, अन्य दो भुजाओं की लंबाइयों का योगफल दिया है तथा आधार का एक कोण दिया है। इसको यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इससे किताब में ये हेडिंग के नीचे एक उदाहरण दिया है। उदाहरण जो है पेज नंबर 52। तो जब आप लोग हेडिंग डालोगे ये वाला रचना, ये सब तो लिख लेना है, बना लेना है। उसके बाद जब ये तीनों हेडिंग डाल के पहले हेडिंग पर आओगे तो पहले हेडिंग के नीचे आप लोगों को यहाँ पे उदाहरण करना है। उदाहरण जो पेज 52 पर दिया गया वो आप लोगों को होमवर्क दिया गया है। पेज 52 यहाँ डाला गया है, यहाँ मैं लिखी हूँ कि आप लोगों को उदाहरण करना है। उदाहरण कैसे करोगे, तो यहाँ पे मैं सवाल समझा देती हूँ 4.1 का, हूबहू ऐसे ही उदाहरण करना है। तो ये कर लेना। उसके बाद प्रश्न संग्रह 4.1 शुरू करना। तो पहला सवाल लिखना, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करो जिसका आधार क्यू आर 4.2 सेंटीमीटर है और माप कोण क्यू 40 अंश है और पी क्यू धन पी आर 8.5 सेंटीमीटर है। तीन जानकारी दिख रही है, गिन के देखो, ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा। ये हम यहाँ लिख नहीं पाएंगे क्योंकि ये अरेखी है। हम कोई भी माप एक रेखी होता है तो लिखते हैं, इसलिए यहाँ लिख नहीं पाए तो यहाँ साइड में लिखे हैं उसको हल करने के लिए। तो ये डायग्राम हम कैसे बनाए, हमारे पहले जैसे नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले रफ डायग्राम बनाना है और स्केल से, पेंसिल से ही बनाना है और उसके बारे में कुछ हल करना है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे हमने आधार क्यू आर खींच लिया, उस पर अंदाज से हमने न्यून कोण 40 अंश का किरण खींच दिया, उस पर कहीं बिंदु P ले लिया, P को R से जोड़ दिया, तो हमारा त्रिभुज PQR तैयार हो गया। त्रिभुज PQR में PQ धन PR जो है उनका योगफल 8.5 सेंटीमीटर है, लेकिन इस 8.5 को एक रेखा में लाना है। तो मैं क्या करूँगी, ये जितनी भुजा है उसको उतनी भुजा इस किरण पे ले जाऊंगी। अंदाज से PR बराबर PP लेने वाली हूँ। तो अंदाज से मैंने यहाँ पे ले लिया, ये जितना बड़ा है ना उतना ही बड़ा, नापने की जरूरत नहीं है, अंदाज से ले लो। तो यहाँ पे लिखना है कि माना PR बराबर PP,
और साथ में हमने जब ये रेख जोड़ा है पीटी और फिर ये बिंदु हमने लिया है तो किसके एक रेखी है, क्यू पी टी एक रेखी, क्यू पी टी यानी टी बिंदु कहाँ होगा, क्यू पी के ही लाइन में होगा। और साथ में हम किसको जोड़ देंगे, पी आर खींचा। इतना सब हमारा रचना है। पी आर खींच लिया तो उसको स्केल से खींच लेना है आप लोगों को यहाँ पर। अब जो हम ध्यान से देखें तो हमारा जो मेन त्रिभुज बनाने का क्या होगा कि जैसे ही हमने पी आर और पी टी बराबर किया तो हमारा ये जो इक्वेशन है ये नंबर 1 डाल दो, इसको नंबर 2 डाल दो, तो 2 का मान हम 1 में रखेंगे तो नंबर 3 पर क्या आएगा, इसलिए पी क्यू धन पी आर की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, पी टी बराबर 8.5 सेंटीमीटर। कारण लिखना है 2 से। अब पी क्यू धन पी आर और एक ही थे तो जुड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब ध्यान से देखो पी क्यू धन पी टी एक रेखी हो गया है तो वो जुड़कर क्या बनाएंगे, एक रेख बनाएंगे, इसलिए क्यू टी बराबर 8.5 सेंटीमीटर। कारण होगा इसका क्यू पी टी एक रेखी है। तो अब मैं क्या करूंगी, इस क्यू टी का मान 8.5 लिख दूंगी। क्यों लिखी मैं, क्योंकि क्यू टी हमारा एक रेखी हो गया। हमारा जो ये समीकरण है ना वो एक रेखी है, ये समीकरण अरेखी था तो मैं यहाँ नहीं लिखी थी, लेकिन जैसे ही मेरा क्यू टी 8.5 आया मैंने यहाँ पर 8.5 सेंटीमीटर दर्शा दिया। तो अब इस आकृति में 3 माप आ चुके हैं, अब आसानी से हम रचना बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, क्यू आर पर 40 अंश का किरण खींचेंगे, उस किरण पर बिंदु टी 8.5 सेंटीमीटर मापकर चाप लगाएंगे। उसके बाद ये त्रिभुज क्यू टी आर तैयार होगा, उस पर बिंदु P लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखो P जो है, अगर मैं इस तरह से इसको सीधा करूं, इसको समझा देती हूँ, तो ये आर टी है, हमारा आर टी है और P बिंदु जो यहाँ पर है और P जो है रेख के अंत बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो याद आ रहा है वो प्रमेय लंब समद्विभाजक का प्रमेय, इसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक प्रमेय क्या कहता है कि यदि किसी रेखाखंड के अंत बिंदुओं से समान दूरी पर कोई बिंदु स्थित है तो वह बिंदु उस रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो मैं क्या फिर इससे निष्कर्ष निकालूंगी कि बिंदु P कहाँ स्थित है, रेखा आर टी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। ये कहाँ से कारण आया, लंब समद्विभाजक प्रमेय के विलोम से। यह हम पार्ट 3 में प्रमेय भी किए हैं और रचना भी किए हैं, तो ये तुम लोगों को समझाना था तो मैंने ये कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिंदु P लाने के लिए रेख आर टी का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो चूंकि ये रफ डायग्राम है तो यहाँ पर मैं रफ बना रही हूँ। जैसे टी आर का लंब समद्विभाजक खींचेंगे वो जाके किरण पर काटेगा, जहाँ काटेगा वहाँ बिंदु P नाम देंगे और पी आर को मिलाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये रफ डायग्राम और ये उसका हल स्पष्टीकरण पूरा हो गया। अब हम ये फेयर डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्या खींचेंगे, आधार खींचेंगे, कितने का 4.2 सेंटीमीटर। तो चलो आप लोग बनाना शुरू कर दो। क्यू आर नाम दे दो, 4.2 सेंटीमीटर लिखो। उसके बाद चांदा लेकर क्यू पर चांदा रखो और 40 अंश का किरण बनाओ। रफ में देखते जाओ, क्यू आर खींच लिया, उसके बाद 40 अंश का किरण, 40 अंश का किरण खींच लिया तो बिंदु क्यू और उस बिंदु से जो 40 का निशान वाला है वहां से एक लंबा किरण खींच दो। सारा माप लिखते जाओ। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें 8.5 सेंटीमीटर स्केल पर नाप लो, 8.5 सेंटीमीटर, और किरण पर हमें निशान लगाना है 8.5 का, ताकि हमें
बिंदु टी प्राप्त हो। यहाँ देखते जाओ, ये हमने बना लिया। उसके बाद पी पहले प्राप्त नहीं होगा, टी मिलेगा। 8.5 सेंटीमीटर का चाप लगाओगे। तो ये स्केल से नाप लेना है। ये मैंने 8.5 सेंटीमीटर का चाप लगा दिया। उसके बाद वहां पे नाम लिखेंगे बिंदु टी और मिलाएंगे उसको स्केल की सहायता से। टी आर खींचा और यहाँ माप लिख देंगे कि ये हमारा 8.5 सेंटीमीटर है। कहाँ से कहाँ तक है वो भी स्केल से ही लिखना है, क्योंकि कोई सब लोग हाथ से ये दूरी बनाते हैं, ये गलत है। यहाँ रफ था तो मैंने हाथ से बना दिया, लेकिन ये फेयर में स्केल से कहाँ तक है वो दर्शाना है। उसके बाद हमारा एक त्रिभुज तो तैयार हो गया, लेकिन ये त्रिभुज हमारा सादे वाला त्रिभुज नहीं है पी क्यू आर, ये टी क्यू आर है। तो इस पर बिंदु पी प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? तो पी कहाँ पर स्थित है? पी रेख टी आर के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। मैं अभी समझाई थी क्यों स्थित है, क्योंकि पी टी बराबर है पी आर, ये हमने लिया है। पी टी बराबर पी आर लिया है रचना में, तो जिससे बिंदु पी रेख टी आर के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो हम क्या करेंगे? रेख टी आर का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो गोला प्रकार ले लो और रेख आर टी के पर आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप यहाँ लगाओ और एक ऊपर एक नीचे, और फिर वही दूरी जो एडजस्ट किया है उसी से सेम से वो चाप काटो दिए गए चाप को। दो चाप हमारे लग गए। उसके बाद हमें क्या करना है? स्केल लेकर मिलाना है और समद्विभाजक खींचना है खंडित रेख से। तो इसलिए ये ध्यान रखना है, इसको खंडित रेख से खींचना। ये हमारा लंब समद्विभाजक किसका है? टी आर का है। तो यहाँ नाम दे देते हैं रेखा एल जो है रेख टी आर का लंब समद्विभाजक है। ये लंब समद्विभाजक आके जहाँ टी क्यू को काटा है, यहाँ ध्यान दो, टी क्यू को जहाँ काटा है वहाँ पे कौन सा बिंदु लेना है? बिंदु पी लेना है। ध्यान दो, बच्चे यही गलती करते हैं, कहीं भी ले लेते हैं। तो ये हमें मिल गया हमारा साध वाले त्रिभुज का बिंदु पी, और उसको हमने मिला दिया पी आर से। तो इस तरह से हमारा जो साधे वाला त्रिभुज है वो तैयार हो गया। त्रिभुज पी क्यू आर हमारा बन गया, जिसमें हमें 4.2 दिया है, 40 अंश भी दिया है, और साथ में पी क्यू धन पी आर हमारा 8.5 हो रहा है। आप चाहिए तो स्केल से नाप के इसका चेक कर सकते हो कि मेरा सही आया है कि नहीं। पी क्यू धन पी आर बराबर 8.5 होना चाहिए। तो बच्चों ये बहुत आसान सा रचना है, इसको ध्यान से वीडियो को देखो और अच्छे से साफ सुथरा रचना फेयर नोटबुक में बनाओ, क्योंकि रचना जितना साफ सुथरा बनाओगे उतने ही तुम्हें पूरा नंबर मिलेगा। रचना साफ होना चाहिए, सही होना चाहिए, नामांकित होने चाहिए, सारे माप आने चाहिए। जितने भी माप यहाँ हमें दिए गए हैं वो सारे माप यहाँ दिखने चाहिए। एक माप दिया है, दो दिया है, तीन, सब दिखने चाहिए। नाम दिखने चाहिए, जो तुमने एक्स्ट्रा नाम लिया है वो भी लिखना है। और साथ में ये वाले रचना में 1 नंबर रचना आपका यहाँ पर रफ डायग्राम और हल करने पर जाता है। तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, हम यही बना देते हैं, तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। अगर ये 3 नंबर के लिए रचना आया है तो आपका ये पूरा 1 नंबर यहाँ जो मिल रहा है, यहाँ आपको मिलने वाला है। यहाँ मार्किंग में कर देती हूँ, ये हमारा 1 मार्क के लिए रफ है और ये 2 मार्क के लिए है। तो अगर कभी बाय चांस आपने सोचा कि नहीं हमें ये नहीं समझा है, हम नहीं करेंगे, यही करते हैं, तो आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा। अगर ये सही है, साफ है और नामांकित है और सही है तो आपको 2 मार्क्स यहाँ दिया जाएगा।
वैसे ये कठिन नहीं है, ध्यान से वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार देखो, आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोग अच्छे से कर सकते हो। थैंक यू।